नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने हम पहले करंट अफेयर से। हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला करंट अफेयर है, वो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट से है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है, और फिर हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट के फीचर्स क्या हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, इसको ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स ने जो है वो रिलीज़ किया है, और उनकी जो पार्टनरशिप है वो है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के साथ और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के साथ। ठीक है, तो इन्होंने मिलके जो है इस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट को जो है वो रिलीज़ किया है। अब देख लेते हैं कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ऐसा कोई भी वेस्ट जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से जो है उसको जनरेट किया जाता है, और उसको वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कोई भी फर्दर यूज़ नहीं किया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसकी कोई रीयूजेबिलिटी नहीं रहती है यूज़र के लिए। अब देखते हैं ग्लोबल ई मॉनिटर रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। इस साल जो है 2019 में 53.6 मिलियन टन का जो वेस्ट है, ई वेस्ट जो है वो जनरेट किया गया है। ये जो ई वेस्ट जनरेट हुआ है 2019 में, ये 21% जो है इंक्रीज़ है इन 5 सालों में। लास्ट 5 सालों में जो है उसमें ई वेस्ट का जो है 21% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। इसमें जो है एक प्रेडिक्शन किया गया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ये जो ई वेस्ट है वो 38% जो है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो हमारा ई वेस्ट जनरेट हुआ है, इसमें से सिर्फ जो 18% जो वेस्ट है उसी को रिसाइकल किया जा सकता है। मतलब अब हम देख सकते हैं कि जितना भी वेस्ट हमारा कलेक्ट किया जाता है उसकी जो रिसाइकल परसेंटेज है, ये कितना वेस्ट जो है रिसाइकल किया जाता है वो बहुत कम है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर है ई वेस्ट की, यूएसए और चाइना के बाद। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं और इम्पैक्ट्स दिए गए हैं कि क्या रीजंस है ई वेस्ट जनरेशन के और इनका क्या इम्पैक्ट रहता है हेल्थ पे या फिर एनवायरनमेंट पे। तो जो रीजंस हैं वो ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉर्ट लाइफ होती है, हम उनको वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारी जो उसकी वैल्यू है, मतलब रिटर्न वैल्यू है, वो बहुत कम होती है। ऐसी कलेक्शन सेंटर्स नहीं है जहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को कलेक्ट किया जाता हो, और कोई इंसेंटिव नहीं है ना मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ना यूज़र के लिए, जिससे जो है ई वेस्ट जो है वो दोबारा रिसाइकल या दोबारा उस सिस्टम में जा सके कि उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़र को दिया जा सके। तो जो इम्पैक्ट्स है वो ये है कि जो ई वेस्ट जब है डिस्कार्ड किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक्स जो है उनको रिलीज़ करता है, जो हेल्थ के परस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बायोक्यूमुलेशन या बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। उसके अलावा जो इनका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो है वो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो इंक्रीज़ करता है। हमारी अर्थ जो है वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें या फैक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है ई वेस्ट जनरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं ताकि ई वेस्ट जो जनरेट होता है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सके और उनके जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो नेशनल ई वेस्ट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने निकाली है। उसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि ये जो डिस्कशन है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इनको कभी अलग से अगर आएगा इनके ऊपर तो इनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है। ये जो रिपोर्ट है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो रिलीज़ करता है। इंडिया ने इस बार जो है उसका 117th रैंक है आउट ऑफ 166 कंट्रीज़। यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि इंडिया का जो रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे है, और स्वीडन ने जो है वो इस इंडेक्स को जो है टॉप किया है। मिलिए आप देखेंगे कि जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं वो ऐसे इंडेक्सेस को जो है उनको टॉप करती हैं। और इसकी जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि इंडिया ने जो है 10 में से 17 में से जो 10 एसडीजी गोल्स हैं उनमें चैलेंजेस फेस किए हैं। एसडीजी गोल के बारे में आपको पूरा पता होना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है कि एसडीजी 1, एसडीजी 2 और कितने हमारे जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। बेसिकली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 17 हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 4, 5 कम से कम आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर फाइनल पे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो और आप एलिमिनेशन से जो है करेक्ट आंसर पे पहुंच सके।
और जो बेसिकली सजेशंस दिए गए हैं कि किस तरह से इन इंडिकेटर्स को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि हमें ग्लोबल कोलैबोरेशंस करने चाहिए ताकि हम औरों के एग्जांपल से सीख सकें कि वो किस तरह से जो है वो स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उनके जो है पॉलिसीज़ हैं, ताकि हम लोग भी जो है जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और सोशल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ट्रूली नीडी हैं उस सोशल प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा हंगर हॉटस्पॉट्स को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये हंगर हॉटस्पॉट के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि SDG 2 जो है वो हंगर से रिलेटेड है, तो ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर हमारा जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है टू फेज़ आउट द कोल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और इसमें जो है उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जो है एक बिल अप्रूव किया है जिसमें वो जो लास्ट कोल पावर प्लांट होगा उसको 2038 तक जो है बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। एंड ये जो है ये स्टेप जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टुवर्ड्स द ट्रांजिशन ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल बेस्ड सोर्सेज। अभी जो एनर्जी वहाँ पे जनरेट की जाती है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट से जनरेट की जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एयर पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फीचर्स हैं फॉसिल फ्यूल यूज़ करने के लिए। तो ये जो एक बोल सकते हैं कि एक स्टेप है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल बेस्ड सोर्सेज की तरफ। नीचे एक नोट दिया गया है जो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो नागरहोल नेशनल पार्क से रिलेटेड है। अब ये किस वजह से न्यूज़ में है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि जो भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो जो है इस नेशनल पार्क के रोड के एडजेसेंट या साथ लगते हुए बनाया जाएगा। बेसिकली ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली जो रोड है वो नागरहोल नेशनल पार्क के बीच से कट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी एनिमल का मूवमेंट होता है और अगर ट्रैफिक वहाँ रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो गाड़ी के नीचे आके या ट्रक के नीचे आके ऐसे अननेसेसरी मारे जाते हैं। तो उस वजह से ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाने की बात की गई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। बेसिकली वहाँ से जो है नागरहोल रिवर जो है वो फ्लो करती है, जो बाद में जाके काबिनी रिवर को ज्वाइन करती है। अब आप ये सर्च करेंगे कि काबिनी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो आपको पता होना चाहिए कि काबिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो नागरहोल जो रिवर है वो इस पार्क से फ्लो करके काबिनी रिवर से मिलती है, और ये जो काबिनी रिवर है वो नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल रिजर्व की जो है बाउंड्री फॉर्म करती है। ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है जो बेसिकली करंट अफेयर्स या फिर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा इसमें डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो कुसोक बाकुला रिंपोचे जो है उनसे रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लद्दाख में नीमू में जो है वो विज़िट किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो कुछ इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको रिकॉल किया वहाँ जाके। इनको बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ लद्दाख बोला जाता है। तो ये वैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्टेट पीसीएस के लिए याद कर सकते हैं क्योंकि आजकल स्टेट पीसीएस में भी करंट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ लद्दाख। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि लद्दाख के आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है। बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने जो है उस टाइम पे जब कश्मीर में बहुत हमला हुआ था, ट्राइबल हमले हुए थे, तब इन्होंने जो बोला, इन्होंने कहा था कि हमें इंडिया का पार्ट रहना चाहिए। तो ये जो थे वो इंडिया के साथ एसिमिलेशन के फेवर में थे। अब जो है वो थोड़ा नीमू के बारे में जान लेते हैं। जो नीमू लद्दाख में सिचुएटेड है, नीमू जो है वो जंस्कार रेंज में सिचुएटेड है और इंदस रिवर के जो है बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जंस्कार माउंटेन्स हैं लद्दाख रेंज के नीचे, और लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में से जो है इंदस जो रिवर है वो पास करती है। तो इंदस रिवर और जंस्कार माउंटेन्स के बीच में जो है वो नीमू रेंज जो है वो हमारी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है वो हमारा कोवैक्सीन से रिलेटेड है टॉपिक। तो कोवैक्सीन जो है वो न्यूज़ में क्यों है,
आपने मॉर्निंग का जो कल मॉर्निंग का जो हमारा एडिटोरियल था वहाँ पे आपने कोवैक्सीन के बारे में जान लिया था और क्या क्या फेसेस रहते हैं जब भी कोई मेडिसिन जो है या ड्रग जो है वो मार्केट में आती है तो उससे पहले कितने फेजेस से वो गो थ्रू होती है, कितने ट्रायल से वो पास आउट होती है, वो आप मॉर्निंग के एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अब कोवैक्सीन जो है वो कंटेक्स्ट में क्यों था, क्योंकि ISMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त तक वो कोवैक्सीन को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। ये जो कोवैक्सीन है ये फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है जो कि बनाई गई है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के कोलैबोरेशन से ये जो मेडिसिन है उसको बनाया गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? इसको न्यूज़ में आने का रीज़न ये है कि बायो एथिक्स जो हमारे हैं बायो एथिकल ऑथर्स हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया है कि 15 अगस्त को आप ये मेडिसिन जो है रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए, जबकि किसी भी मेडिसिन को रिलीज़ होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं और कोविड आए हुए अभी 6 से 7 महीने हुए हैं और 6 से 7 महीने के बीच में ये जो है इस मेडिसिन को या इस वैक्सीन को जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए जो है वो कंसर्न जाहिर किए गए हैं। अब इस मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। ये मेडिसिन जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो है किल्ड जो मरे हुए वायरसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि वो बॉडी में जाके जो है वो एंटीबॉडीज़ जनरेट कर पाएँ। अब जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि वो बॉडी में जाके रेप्लिकेट ना करे और कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायरस जो है वो जनरेट ना हो जाए, इसलिए जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का जो है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है जिसमें जो है वो वीक फॉर्म ऑफ जो है वायरस उसको यूज़ किया जाता है। उसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है हमारी बॉडी जो है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग वायरस है, हमारी बॉडी अगर किसी वीक वायरस के अगेंस्ट जो है अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग वायरस से भी लड़ सके। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप क्योंकि वीक वायरस यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत रहेगी ताकि वो अंदर जाके रेप्लिकेट ना करे, क्योंकि इसमें जो वायरस है वो पूरी तरह से मरा नहीं है। नेक्स्ट जो है वो RNA वैक्सीन से रिलेटेड है। इसमें जो है जो मैसेंजर RNAs हैं, दैट इज़ mRNAs जो हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कोड किया जाता है और उनको इस तरह से उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है ताकि वो जो है एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करें वायरस के जो है सरफेस पे जाके, ताकि वायरस जो है वो रेप्लिकेट ना करे। तो ये क्या करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है तो उसमें हमें पता है स्पाइक्स हैं। अब ये क्या करेंगे, उन स्पाइक्स पे जाके ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेंगे कि वो जो वायरस है वो रेप्लिकेट ना कर पाए, मतलब वो डिवाइड ना कर पाए और बढ़ ना सके। नेक्स्ट जो है वो DNA वैक्सीन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो DNA मॉलिक्यूल हैं उनको कोड किया जाता है मतलब उस एंटीजन के हिसाब से, ताकि जो है उस बॉडी में जाके जब भी उसको इंजेक्ट किया जाए तो वो बॉडी में जाके जो है इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा बिल्ड कर सके। नेक्स्ट जो है वो ये 2 छोटे से करंट अफेयर्स हैं जो एक ही स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो शेषनाग जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ये जो हमारी है लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है जो इंडियन रेलवेज़ पे जो है वो रन करेगी। इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2.8 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये वन लाइनर की तरह से अगर पूछा जाएगा तो वन लाइनर के तरीके से पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ ऐसे कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रैटेजिक सेल से रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारा दीपम है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए अपने ट्रैक पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक सेल क्या होता है। स्ट्रैटेजिक सेल जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी, अगर देखा जाए तो सेंट्रल PSUs हैं तो गवर्नमेंट के उसमें स्टेक्स रहते हैं, वो एंटायरली गवर्नमेंट के अंदर रहती है। तो उसमें अगर गवर्नमेंट अपने 50% या 50% से ज़्यादा के शेयर जो हैं वो प्राइवेट एंटिटी को बेच दे तो उसको स्ट्रैटेजिक सेल कहते हैं। और जब ये स्ट्रैटेजिक सेल होती है तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो भी एक प्राइवेट एंटिटी के पास जाएगा। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ये फुलफ़िल होनी चाहिए किसी भी सेल को स्ट्रैटेजिक सेल बोलने के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 है उसमें जो है गवर्नमेंट का क्या है टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का वो 2 लाख करोड़ का है, जिसमें से 1.2 लाख जो है 1.2 लाख करोड़ जो है वो स्ट्रैटेजिक सेल से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने लिखना भूल गई हूँ, तो थोड़ा 1.2 लाख करोड़ यहाँ पे कर लीजिएगा कि वो जो है वो स्ट्रैटेजिक सेल से आएगा। तो ये जो है वो आज के हमारे करंट अफेयर थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।